हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर 3 पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग को पढ़ना है तुर्क अफगान शासक। यानी कि हम लोग इस चैप्टर में क्या समझेंगे कि जो तुर्क और अफगानी जो शासक थे, जो भारत के ऊपर अटैक किया और भारत के ऊपर इन्होंने क्या किया, भारतीय क्षेत्रों के ऊपर कब्जा किया और वहाँ पे इन्होंने अपना शासन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इससे पहले हमने देखा था बच्चों, जो चैप्टर 2 था उसमें हमने क्या देखा था कि एक तुर्क सरदार था जिसका नाम क्या था, मोहम्मद गौरी। जिसका क्या नाम था, मोहम्मद गौरी नाम था। वो क्या करता है कि भारत के ऊपर क्या करता है, अटैक करता है। क्या करता है, भारत के ऊपर अटैक करता है और इसका जो भिरंत होता है, पहले तो ये भारत का जो क्षेत्र है पंजाब और सिंध वाला, उस क्षेत्र के ऊपर ये कब्जा करता है, ठीक है। और वहाँ से भारत के भीतरी राज्यों में, भीतरी क्षेत्रों में अटैक करना शुरू कर देता है। और ये जो मतलब अपना जो सीमा है वो आगे बढ़ाते हुए आ रहा था और इसी का सीमा पृथ्वीराज चौहान का जो राज्य था उससे मिला, ठीक है। तो इसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने इसके साथ क्या किया, भिरंत किया, मतलब इसके साथ युद्ध किया, मोहम्मद गौरी के साथ। और ये कब हुआ था, तो 1191 में हुआ था। तो पहला जो युद्ध हुआ था, और वो युद्ध कहाँ पे हुआ था, तो तराई नामक स्थान पे हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तराई नामक स्थान पे हुआ था। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, तराई का प्रथम युद्ध। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में जो पहला युद्ध हुआ था तराई के बीच में 1191 ईस्वी में, उसको क्या बोलते हैं, तो तराई का प्रथम युद्ध बोलते हैं। और इसमें जो पृथ्वीराज चौहान है वो क्या कर देते हैं, मोहम्मद गौरी को हरा देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर अगला साल 1192 ईस्वी में क्या करता है, मोहम्मद गौरी फिर से अटैक करता है, किन के ऊपर, पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। और इस युद्ध में, यानी कि ये भी जो युद्ध होता है वो कहाँ पे होता है, तो तराई में ही होता है। कहाँ पे होता है बच्चों, तराई में ही। ये दूसरा युद्ध भी तराई में ही होता है। और दूसरा युद्ध कब होता है, तो 1192 में होता है, ठीक है। और किन के बीच में होता है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। अब इस युद्ध में क्या करता है कि मोहम्मद गौरी और भी साजो सामान के साथ, बहुत बड़े सेना के साथ आता है और पृथ्वीराज चौहान के ऊपर अटैक करता है। और पृथ्वीराज चौहान को इसमें, इस युद्ध में क्या कर देता है, हरा देता है। और ऐसा कहा जाता है बच्चों कि जब ये पृथ्वीराज चौहान को हराया था तो पृथ्वीराज चौहान को क्या कर लिया था, इसने किडनैप किया और किडनैप करके अफगानिस्तान ले गया। एक स्टोरी है, एक कहा जाता है, एक कहानी ये है, एक कहानी ये बताता है कि मोहम्मद गौरी जो था वो पृथ्वीराज चौहान को किडनैप करके कहाँ पे ले जाता है, अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान में ले जा करके इनको बंदी बना लेता है, ठीक है। तो वहाँ पे फिर क्या होता है कि 1206 ईस्वी में इसकी मृत्यु होती है। कब होती है, मोहम्मद गौरी की 1206 ईस्वी में मृत्यु होती है। और मृत्यु कैसे होती है, इसका एक रोचक कहानी है। और कहानी क्या है कि जब ये पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी लेकर के कहाँ गया था, 1192 में हरा करके चला गया था अफगानिस्तान और इनको वहीं पे ले गया था। अब वहाँ पे ले जाने के बाद जब वार्तालाप हो रहा था, और ये क्या किया था कि पृथ्वीराज चौहान के दोनों आंखों को फोड़ दिया था। क्या कर दिया था, पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें फोड़ दिया था। कौन, मोहम्मद गौरी। और जब ये फोड़ दिया तो इनके साथ पृथ्वीराज चौहान के एक जो क्या बोलते हैं, जो सलाहकार थे वो भी साथ में गए थे, यानी कि उनको भी किडनैप करके ले गया था वो। तो वहां पे ये कि मतलब जो पृथ्वीराज चौहान है, ऐसा बोला जाता है कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो क्या किए, मोहम्मद गौरी को मारने का प्लान बनाया। और कैसे प्लान बनाया, आप सोचे होंगे कि अरे ये कैसे हो सकता है, क्योंकि जो पृथ्वीराज चौहान है उनको तो ऑलरेडी मोहम्मद गौरी किडनैप किए हुए था, तो वो मोहम्मद गौरी को कैसे मार सकते हैं। तो एक बहुत ही रोचक कहानी ये कहता है कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में क्या हुआ, ऐसा माहौल बनाया गया कि दोनों के बीच में तीरंदाजी का कंपटीशन होगा। कैसा होगा, तीरंदाजी का कंपटीशन होगा। और इसमें क्या बोला गया कि पृथ्वीराज चौहान एक बहुत बड़े धनुर्धर थे, तो ये बोला गया कि हाँ एक तीरंदाजी का कंपटीशन रखते हैं, ठीक है। और जो मोहम्मद गौरी था वो देख रहा था कि ये कंपटीशन में कैसे ये जीतता है। तो इनके जो सलाहकार थे वो बोले थे कि पृथ्वीराज चौहान इतने धनुर्धर है, इतने मतलब ये बिना देखे हुए ही अपने निशाने को भेद सकते हैं। तो मोहम्मद गौरी बोला कि ठीक है कंपटीशन रखते। तो कंपटीशन हुआ, तो उसमें जब पृथ्वीराज चौहान के हाथों में तीर धनुष आया तो इनको बता कौन रहा था, इनका जो सलाहकार था वो आइडिया दे रहा था। और जहाँ पे मोहम्मद गौरी बैठा हुआ था उसी का निशाना यह बताया कि आप एक गज ऐसे करके कुछ कहानी है, वो बोलता है। वो बोला गया कि वो उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि आप इधर से थोड़ा सा आइडिया लीजिए और अगर आप अपने से बाएं या फिर दाएं लेकर के ऐसा निशाना मारते हैं तो आपके सुल्तान के डायरेक्ट जो मोहम्मद गौरी है उसके ऊपर जा करके लगेगा। और
उसी इशारे पे, यानी कि वही कही हुई बातें, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए जो पृथ्वीराज चौहान है वो मोहम्मद गौरी को क्या कर देते हैं, मार देते हैं, तीर से मार देते हैं। तो ये कुछ कहानी है, ये बताया जाता है मोहम्मद गौरी के बारे में और पृथ्वीराज चौहान के बारे में। ठीक है, तो ये तो हमने देखा। तो जब ये भारत के ऊपर अटैक करता है 1191 और 1192 में, उसके बाद ये जो मोहम्मद गौरी है वो कहाँ पे लौट जाता है, अफगानिस्तान में लौट जाता है। कहाँ पे लौट जाता है बच्चों, अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान में लौटने के बाद यहाँ के जो जीते हुए जो क्षेत्र थे, यानी कि हमने देखा था कि ये भारत के अंदर वाला जो क्षेत्र था, एक तो पंजाब और सिंध वाला क्षेत्र तो जीता ही जीता, साथ ही साथ भारत के और भी आंतरिक जो क्षेत्र को मोहम्मद गौरी ने विजय प्राप्त की थी, पृथ्वीराज चौहान वाले क्षेत्र को, उसको अपने एक जो क्या बोलते हैं उसका अपना जो एक गुलाम था जिसको बोलते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको दे दिया। बोला कि इस एरिया को तुम देखो और हम चले कहाँ पे, अफगानिस्तान वाले एरिया में, वहां से शासन करेंगे। तो अब जब 1206 ईस्वी में क्या हो जाता है, 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तब क्या होता है कि इसके जो जितने भी सुल्तान थे, इसके जितने भी गुलाम जो थे, वो सब के सब क्या कर लेते हैं, अपने अपने हिस्से को, यानी कि जितने बड़े क्षेत्र के ऊपर मोहम्मद गौरी शासन चला रहा था, इसके उत्तरी हिस्से को एक अलग गुलाम है वो बांट लेता है, और भारत वाला, पंजाब और सिंध वाला ये जो क्षेत्र है उसको कुतुबुद्दीन ऐबक अपने कब्जे में लेता है और बोलता है कि हम यहाँ से क्या करेंगे, शासन चलाएंगे। तो कुछ इस तरीके से जो है वो तुर्क और अफगान शासकों का यहाँ पे शासन होता है। ठीक है ना, तुर्कों का भारत के ऊपर एक तरीके से देखा जाए तो इस प्रकार से क्या होता है, भारत के अंदर इसकी साम्राज्य की स्थापना होती है। अब उसको बहुत ही गहराई से अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो क्या कर रहा है यहाँ पे, पहले तो दिल्ली के बारे में समझ लेते हैं कि दिल्ली इतना महत्वपूर्ण क्यों था और दिल्ली को दिल्ली सल्तनत क्यों बोला गया, इसके बारे में भी हम लोग समझते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अभी तक मेरे चैनल पे न्यू हैं, पहली बार मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो क्या करा है कि आज से लगभग 950 वर्ष पहले, आज से लगभग 950 वर्ष पहले क्या हुआ था कि तोमर राजपूत वंश के राजाओं के शासनकाल में, यानी कि कौन से वंश के, तो तोमर राजपूत, राजपूतों की भी अलग अलग वंशावली है, अलग अलग वंश के लोग थे राजपूत के, तो उन्हीं में से एक का नाम तो क्या था, तोमर वंश। क्या था, तोमर वंश। तो ये तोमर लोग कौन होते थे, तो ये राजपूत होते थे। तो इन्हीं तोमर राजपूत वंशों के राजाओं के शासनकाल में क्या हुआ था कि दिल्ली नगर का विकास एक व्यापारिक और वाणिज्य केंद्र के रूप में हुआ था। अब व्यापारिक और वाणिज्य केंद्र कहने का मतलब क्या हुआ, यानी कि एक ऐसा क्षेत्र, एक केंद्र कहने का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा क्षेत्र जहां से क्या होता हो, व्यापारिक गतिविधियां बहुत अधिक होती हो, यानी कि सभी लोग अपना अपना सामान बेचने यहाँ आते हैं, यहाँ से माल लेते हैं और अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं। तो ये जो जगह कहलाएगा, यानी कि अगर मान लीजिए किसी को सामान बेचना है और अलग अलग हिस्सों में है, तो वो क्या करेगा, अपना सामान लेकर के दिल्ली आएगा। ठीक है, और भी जिन लोगों को सामान खरीदना है वो भी कहाँ आएगा, दिल्ली आएगा, और यहाँ पे सामान का एक्सचेंज होगा, अपना अदला बदली होगा, खरीद बिक्री होगा, और सब लोग अपना अपना सामान लेकर के फिर वापस चले जाएंगे। तो वो प्लेस जहां पे ये सारी गतिविधियां होती है उसको क्या बोलते हैं, व्यापारिक और वाणिज्यिक केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, व्यापारिक और वाणिज्यिक केंद्र बोलते हैं। तो ये जो केंद्र के रूप में कौन उभरा, तो दिल्ली। कौन बना, दिल्ली। दिल्ली एक व्यापारिक और वाणिज्यिक केंद्र के रूप में उभर करके सामने आता है। ठीक है, अब देखो क्या करा कि इस नगर में कई धनी व्यापारी रहते थे, यानी कि दिल्ली में बहुत सारे धनी व्यापारी रहते थे, और यहाँ दिल्ली वाला नाम का सिक्का ढाला जाता था। और 12वीं सदी के मध्य में अजमेर के जो चौहान शासक थे, उन्होंने दिल्ली के ऊपर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। क्या कर लिया, दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लिया। और चौहान राजाओं ने अजमेर के साथ साथ दिल्ली के भी अपने प्रशासन का केंद्र बनाया, यानी कि जो अजमेर के राजा हुए उन्होंने क्या किया यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है बच्चों, अब हमें यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि जो चौहान शासक थे उन्होंने अजमेर के साथ साथ, यानी कि पहला तो उनका जो शासन था वो अजमेर के एरिया पे चल नहीं रहा था, ठीक है, अजमेर वाले एरिया पे तो उनका शासन चल ही रहा था। जब इन्होंने दिल्ली के ऊपर कब्जा किया तो अपने अजमेर प्रशासनिक जो गतिविधियां, यानी कि जहां से वो प्रशासनिक कार्य, यानी कि जहां पे उनकी राजधानी थी, जहां से अपने क्षेत्र की देखभाल करते थे, अपने क्षेत्र के ऊपर शासन चलाते थे, तो वो तो अजमेर था ही था। साथ ही साथ दिल्ली को भी उन्होंने क्या बनाया, एक अपना प्रशासन का केंद्र बनाया। अब इससे क्या प्रभाव पड़ता है, अब इससे ये प्रभाव पड़ता है कि 13वीं शताब्दी के आरंभ में तुर्कों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, और इसके साथ ही दिल्ली भारतीय उपमहाद्वीप के प्रशासन के रूप में प्रशासन का केंद्र बन गया। यानी कि जब
इसने चौहान शासकों को हराया 1192 में। 1192 में जब इन्होंने चौहान शासकों को हराया, उसके बाद दिल्ली के ऊपर इन्होंने क्या किया, कब्जा किया। और 1206 ईस्वी में जो है वो क्या बोला जाता है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। और ये क्या बन जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप के प्रशासन के केंद्र के रूप में उभर करके दिल्ली जो है वो सामने आता है और एक महत्वपूर्ण स्थान हिस्ट्री के रूप में, हिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, अब देखो क्या करा है कि लगभग 300 वर्षों से अधिक तक 5 वंशों के सुल्तानों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। यानी कि सोच करके देखो कि जब ये कब आए, 1206 में आए, एक तरीके से देखा जाए तो 1192 में आए, और लगभग क्या बोलते हैं 1526 ईस्वी तक ये जो तुर्क और अफगान शासक जो थे, इन्होंने लगभग इनका अगर ऐसा देखा जाए तो मोटा मोटी 300 वर्षों तक, कितने वर्षों तक बच्चों, 300 वर्षों तक इन लोगों का शासन चलता है। और इनमें 5 तरीके के यानी कि 5 वंशों का शासन होता है। कितने वंशों का शासन होता है, 5 वंश अलग अलग तरीके से शासन करने का प्रयास करते हैं और शासन करते हैं दिल्ली के ऊपर। तो सबसे पहले तो बच्चों हम लोग देखेंगे कि ये 5 जो राजवंश है वो कौन कौन से थे और 300 वर्षों में कब से कब तक इन लोगों ने शासन किया। ठीक है, और ये कंपटीशन के लिहाज से भी ये जो चैप्टर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा, जो भी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उन सभी चीज़ों को आप लोग क्या करते जाइएगा, नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, अब देखो क्या करा है कि तालिका 1 में यहाँ पे क्या बता रहा है कि तालिका 1 में इन 5 राजवंशों की सूची दी गई है। और दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने दिल्ली के निकटवर्ती क्षेत्रों में अनेक बस्तियां बसाई, जिसे आज हम दिल्ली के अभिन्न अंग के रूप में जानते हैं। तो वो कौन कौन सा क्षेत्र था यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है ना, तो क्या करा है कि प्रारंभिक जो शासक था, जो कौन था, तुर्क शासक था, प्रारंभिक जो तुर्क शासक था वो कौन था, तो 1206 से 1290 ईस्वी तक एक वंश चलता है जिसको क्या बोलते हैं, गुलाम वंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, गुलाम वंश। यानी कि हम लोग देखें कि जब मोहम्मद गौरी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो क्या होता है कि ये पंजाब और सिंध वाला जो क्षेत्र है और भारत वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे इसके जो गुलाम हुए, यानी कि इसके अंदर में जो काम करते थे, मोहम्मद गौरी के अंदर में जो काम करते थे उसको क्या बोलते थे, गुलाम बोलते थे। ठीक है, जब मोहम्मद गौरी यानी कि इस क्षेत्र का जो मालिक है वो मर गया, तो उसके जो गुलाम है उन्होंने इस क्षेत्र को आपस में बांट लिया। क्या बोला कि ले इतना तू रख ले, इतना मैं रख लेता हूँ, इतना मोहम्मद इसको दे देते हैं। किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को दे देते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक बोला कि ठीक है तुम लोग इधर शासन करो, हम इस वाले एरिया पे शासन करेंगे। भारत, पंजाब और सिंध वाला तो है ही, साथ ही साथ भारत का जो उत्तरी हिस्सा है वहां पे भी हम शासन अपना चलाएंगे। और इस तरीके से अपना एक नया वंश का स्थापना करता है जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, गुलाम वंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुलाम वंश। अब इसको गुलाम वंश क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कुतुबुद्दीन क्योंकि ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था, उसके अंडर में क्या था, स्लेव था, स्लेव बोला जाता है। गुलाम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्लेव बोलते हैं। तो क्या था कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव था, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसलिए इसने जिस वंश की स्थापना की उस वंश को क्या बोला गया, गुलाम वंश बोला गया। क्या बोला गया बच्चों, गुलाम वंश। तो गुलाम वंश का जो शासन यानी कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पे जो शासन व्यवस्था स्थापित करता है वो कब से कब तक चलता है, यानी कि इसके जो खानदान है, ऐसे बोल सकते हैं कि इसके जो खानदान है, इसके जो मतलब जो आने वाले उत्तराधिकारी हैं, ये कब से कब तक अपना शासन चलाते हैं। तो 1206 में तो इसकी स्थापना होती है, लेकिन ये कब से कब तक चलता है, तो 1206 से 1290 ईस्वी तक इसका शासन चलता है। ठीक है ना, उसके बाद अब देखो अब जो कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि गुलाम वंश की स्थापना कौन किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक कब से कब तक शासन करता है, तो 1206 ईस्वी से लेकर के 1210 ईस्वी में, 1206 ईस्वी से लेकर के 1210 ईस्वी तक जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही शासन करता है। क्योंकि 1210 ईस्वी में इसका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। और कैसे मृत्यु हो जाता है, क्योंकि ये घोड़ा से क्या खेल रहा था, ऐसा बोला जाता है कि चौसर खेल रहा था और घोड़े पर से गिर के इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब देखो इसके बाद अगला जो शासक बनता है गुलाम वंश का ही, क्योंकि हम गुलाम वंश पढ़ रहे हैं, कब से कब तक, तो 1206 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी के बीच में देखते हैं। ठीक है, तो पहले तो हमने देख लिया कि 1206 से लेकर के 1210 के बीच में किसका शासन रहता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन रहता है, ये तो हमने देख लिया। उसके बाद अगला जो शासक बनता है वो इसका दामाद बनता है, इल्तुतमिश। कौन बनता है, इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश था कौन, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद कौन था, इल्तुतमिश। और ये कब से कब तक शासन करता है, तो 1210 ईस्वी से लेकर के 1236 ईस्वी तक शासन करता है। कौन, इल्तुतमिश। ठीक है, अब देखो उसके बाद अगला जो शासक बनता है गुलाम वंश का ही अगर देख ले, तो अगला शासक
बनती है कौन, एक लेडीज है जिसका क्या नाम है, रजिया सुल्तान। क्या नाम है इसका, रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान कब से कब तक शासन करती है, तो 1236 ईस्वी से लेकर के 1240 ईस्वी तक। और इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। और ये मात्र 4 वर्षों तक ही शासन कर पाए, फिर इसकी मृत्यु मतलब हत्या करवा देता है सब, ठीक है ना। क्योंकि उस समय का जो मुस्लिम शासक था वो ये नहीं देखता था कि हम किसी महिला के अंडर में शासन, मतलब कोई महिला मेरे ऊपर शासन करे, ऐसा नहीं उन लोगों से देखा जाता था। इसलिए उसने क्या कर दिया था, रजिया सुल्तान की हत्या करवा दी थी। तो रजिया सुल्तान कब से कब तक देखती है, शासन करती है, तो 1236 ईस्वी से लेकर के 1240 ईस्वी के बीच वाला जो टाइम पीरियड है बच्चों, उसमें किसका शासन होता है, रजिया सुल्तान का शासन होता है। उसके बाद अगला जो शासक बनता है, उसके बाद छोटा मोटा ऐसे ही मतलब आए और गए वाले मतलब शासक बनते हैं, मतलब उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं थे। उसके बाद 1266 ईस्वी से लेकर के 1287 ईस्वी तक एक बहुत ही शक्तिशाली शासक का यहाँ पे शासन होता है, जिसको क्या बोलते हैं, बलबन है। उसका क्या नाम था, बलबन। और बलबन बहुत ही सख्त तरीके का शासक था, जिसके बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल से आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो गुलाम वंश है उसका क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, मतलब गुलाम वंश का जो प्रभाव है वो खत्म हो जाता है। और उसके बाद नया वंश की स्थापना होता है। और यहाँ पे आप इस मैप में हम लोग देख सकते हैं कि गुलाम वंश जो है उसका शासन क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक था। तो ये आपको जो डार्क ग्रीन वाला एरिया दिखाई दे रहा है, ये क्या है, गुलाम वंश का इस वाले क्षेत्र पे क्या था, इसका शासन था, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद एक नया वंश का यहाँ पे क्या होता है, भारत के ऊपर स्थापना होता है, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, तो खिलजी वंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खिलजी वंश। और इसी खिलजी वंश का शासक था अलाउद्दीन खिलजी, जिसके ऊपर एक मूवी बनाया गया है, क्या बोलते हैं, पद्मावत, ठीक है ना। अब देखो क्या करा है कि खिलजी वंश जो है वो कब से कब तक शासन करता है, तो दिल्ली के ऊपर खिलजी वंश का जो शासन होता है वो 1290 ईस्वी से लेकर के 1320 ईस्वी तक, यानी कि छोटे से टाइम पीरियड के लिए, यानी कि अगर बोला जाए तो लगभग 30 वर्षों तक इसका शासन रहता है, किसका, खिलजी वंश का। और खिलजी वंश की स्थापना कौन किया था, तो जलालुद्दीन खिलजी जो है वो कब से कब तक शासन करता है, तो 1290 से लेकर के 1296 ईस्वी तक। उसके बाद अगला जो शासक बनता है वो कौन बनता है, अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी कब से कब तक शासन करता है बच्चों, तो 1296 से ईस्वी से लेकर के 1316 ईस्वी तक शासन करता है, ठीक है ना। उसके बाद अगला जो शासक वर्ग जो है वो आता है, वो कौन है, तुगलक वंश आता है। यानी कि खिलजी वंश के बाद अगला जो वंश दिल्ली के ऊपर शासन करता है। और हम लोग ये भी देखेंगे कि ये जो वंश है वो गायब कैसे हुए, मतलब तुगलक वंश के मतलब गुलाम वंश कैसे खत्म हुआ, उसके बाद खिलजी वंश की स्थापना कैसे होती है, उसके बाद तुगलक वंश कैसे स्थापना होता है, तुगलक वंश क्यों की स्थापना क्यों होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहले छोटा सा एक मतलब ऐसा बोला जाए तो एक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि कौन से वंश का शासन कब से कब तक रहेगा। एक ओवरव्यू अगर मिल जाएगा आपको तो आपको ये जो चैप्टर है वो समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे तुगलक वंश का स्थापना होता है खिलजी वंश के बाद। और तुगलक वंश का जो स्थापक है वो कौन है, गयासुद्दीन तुगलक। कौन है, गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक कब से कब तक शासन करता है, तो 1320 ईस्वी से लेकर के 1324। और 1300 मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद अगला शासक कौन बनता है, मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक कब से कब तक शासन करता है, तो 1324 से लेकर के 1351 के बाद 51 ईस्वी तक, ठीक है। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक शासक बनता है। और फिरोज शाह तुगलक जो है वो कब से कब तक शासन करता है, तो 1351 से लेकर के 1388 ईस्वी तक किसका शासन चलता है, फिरोज शाह तुगलक का, ठीक है। और हम लोग ये भी देखेंगे कि कौन कौन से शासक ने कौन कौन सा कार्य किया था, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इस मैप में कि इब्राहिम लोदी का जो राज्य था, जब इब्राहिम लोदी यहाँ पे शासन कर रहा था, उसका जो क्षेत्र था वो किस प्रकार का था, ठीक है। उसके बाद अगला जो शासक वर्ग उभर करके आता है वो कौन था, अगला कौन से वंश का शासन स्थापित होता है, तो सैयद वंश का शासन स्थापित होता है, ठीक है। और हम लोग देखेंगे कि सैयद वंश की स्थापना जो है वो खिज्र खां करता है। और कब से कब तक शासन करता है, तो 1412 ईस्वी से लेकर के 1421 ईस्वी तक ये शासन करता है। उसके बाद अगला जो राजवंश आता है, अगला जो शासक है वो कौन है, लोदी वंश, ठीक है। अगले जो वंश है वो कौन है, लोदी वंश आता है दिल्ली के ऊपर शासन करने। और इसका जो शासक है वो कौन है, बहलोल लोदी, जो कि 1451 ईस्वी से लेकर के 1489 ईस्वी तक दिल्ली के ऊपर शासन करता है। उसके बाद अगला जो शासक बनता है इसी के वंश से, वो है इब्राहिम लोदी, ठीक है ना। और ये इब्राहिम लोदी कब से कब तक शासन करता है, तो 1517 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक, कब करता है, 1526 ईस्वी तक शासन करता है, ठीक है ना। इसके बाद
इसके बाद बाबर जो है वो दिल्ली के ऊपर क्या करता है, अटैक करता है और इब्राहिम लोदी को क्या कर देता है, हरा देता है, जिसके बारे में हम लोग अगले अगले चैप्टर में बाबर और इब्राहिम लोदी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्या बोलते हैं, मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है बाबर, ठीक है ना, इब्राहिम लोदी को हरा करके। तो सबसे पहले तो बच्चों हम लोगों को पढ़ना है तुर्क शासन की स्थापना कैसे होती है, ठीक है। तो देखो क्या करा है कि हमने तो पहले देख लिया कि ये जो 5 राजवंश थे इन्होंने किस प्रकार से दिल्ली के ऊपर शासन किया और कौन कौन से इसके प्रमुख जो नेता थे, मतलब शासक थे, उनके बारे में देखा। पहले हम लोगों ने किसके बारे में देखा, तो गुलाम वंश के बारे में देखा। किसके बारे में देखा बच्चों, गुलाम वंश के बारे में। तो पहला हो गया कौन, गुलाम वंश। उसके बाद दूसरा कौन आता है, तो दूसरा आता है क्या बोलते हैं, खिलजी वंश आता है। कौन आता है, खिलजी वंश आता है, ठीक है। दूसरा जो है वो खिलजी वंश आता है। तीसरा आता है तुगलक वंश। कौन आता है, तुगलक वंश। तुगलक वंश हो गया। उसके बाद चौथा जो है एक बार देख लेते हैं, पूरा सबको रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला हो गया गुलाम वंश, दूसरा हो गया खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद आता है सैयद वंश। कौन आता है, सैयद वंश, ठीक है। सैयद वंश का शासन होता है दिल्ली के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट जो 5वां वंश है, राजवंश है, जो दिल्ली के ऊपर शासन करता है, और वो है कौन, लोदी वंश। कौन है, लोदी वंश, ठीक है ना। तो ये 5 राजवंशों के बारे में हमने देखा कि कौन कौन से राजवंश दिल्ली के ऊपर शासन किए। तो पहला हो गया गुलाम वंश, और ये सब के सब कौन थे, तुर्क और अफगानी शासक थे, ठीक है ना। ये सब के सब कौन थे, तो तुर्क और अफगानी शासक थे, जिनके बारे में हम लोग आगे बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे, और हम लोग देखेंगे कि तुर्क शासन की स्थापना क्यों हुआ दिल्ली के ऊपर। तो क्या करा है कि तुर्क शासन की स्थापना कैसे हुई इसके बारे में पढ़ते। तो क्या करा है बच्चों कि पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मोहम्मद गौरी जो है वो तुर्क आक्रमणकारी था। मोहम्मद गौरी कौन था, तुर्क आक्रमणकारी था, और उसने क्या किया था कि पंजाब और मुल्तान से लेकर संपूर्ण गंगा यमुना दोआब के प्रदेशों पर अधिकार जमाने में सफलता पाया था। क्यों, क्योंकि इसने पृथ्वीराज चौहान को क्या कर दिया था, हरा दिया था। और कब हराया था, तराई के प्रथम और द्वितीय जो युद्ध हुआ था। प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो जो तराई का प्रथम युद्ध हुआ था वो 1191 ईस्वी में हुआ था, और तराई का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो 1192 ईस्वी में। और प्रथम जो युद्ध हुआ था तराई का, उसमें जो पृथ्वीराज चौहान थे वो मोहम्मद गौरी को क्या किए थे, पटक पटक के मारे थे, एक तरीके से बोले, और इसको पीट के भगा दिए थे। तो पहला जो 1191 ईस्वी में जो हुआ था तराई का प्रथम युद्ध, उसमें जो पृथ्वीराज चौहान है वो मोहम्मद गौरी को हरा देते हैं, और मोहम्मद गौरी भाग जाता है। लेकिन अगले वर्ष ही क्या करता है, अपनी बहुत ही स्ट्रांग सेना के साथ आता है और पृथ्वीराज चौहान के ऊपर अटैक कर देता है। और इसमें क्या कर देता है, उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है और इनको किडनैप करके अफगानिस्तान ले जाता है। तो ये हमने देख लिया। उसके बाद क्या हुआ कि जब इसने यहाँ पे ये पूरे क्षेत्र के ऊपर जब इसने सफलता पाई, यानी कि दिल्ली के साथ साथ गंगा यमुना दोआब वाला जो क्षेत्र है उन पे तो अधिकार जमाने में क्या किया, सफल हुआ। उसने अपने एक गुलाम, जिसका क्या नाम था, इसका जो गुलाम सेना नायक था जिसका क्या नाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक, को भारत के प्रदेशों की देखभाल के लिए नियुक्त किया। यानी कि जब ये भारत के ऊपर अटैक किया और भारत के क्षेत्रों पे इसने कब्जा मतलब पाने में सफलता पाई, तो ये क्या किया, इन क्षेत्रों की देखभाल के लिए कोई ना कोई चाहिए। तो इसका जो एक गुलाम सेना नायक था जिसका क्या नाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी बोलता है कि क्या करो, तुम इस क्षेत्र के ऊपर शासन करो, मतलब देखभाल करो इस क्षेत्र को, और यहाँ से टैक्स वसूल करके हमें भेजते रहना। अब देखो क्या हुआ कि 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और हमने एक स्टोरी भी सुनाया अभी आपको कि मोहम्मद गौरी को 1206 में कौन मारता है, पृथ्वीराज चौहान ही मार देते हैं। उनकी दोनों आंखें फोड़ने के बावजूद, फूटे होने के बावजूद भी, क्योंकि मोहम्मद गौरी क्या कर देता है, पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखों को फोड़ देता है। तो फिर भी वो क्या कर देते हैं, तीर से मार देते हैं, ठीक है, एक कंपटीशन होता है उसमें। अब देखो क्या करा है कि मृत्यु हो गई, और तब उसके प्रमुख गुलाम अधिकारियों ने उसके राज्य को आपस में बांट लिया। हमने अभी आपको बताया था इसके बारे में। और क्या करा है कि इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक को सिंध एवं मुल्तान के अतिरिक्त शेष भारतीय प्रांतों का नियंत्रण प्राप्त हुआ। यानी कि हमने क्या देखा कि मोहम्मद गौरी इतने बड़े क्षेत्र के ऊपर शासन कर रहा था, मान के चलिए। तो जब 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है, तो इसके जो गुलाम थे, मतलब उसके सेनापति जो थे, वो क्या कर दिया, आपस में बांट लिया, कहा कि ले इतना भाग पे तू शासन करो और इतने भाग पे हम शासन करेंगे। तो जो भारत वाला क्षेत्र था, इसके ऊपर किसका शासन स्थापित होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक के हिस्से में ये आता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो इस वाले क्षेत्र पे, यानी कि भारतीय क्षेत्रों पे शासन करना प्रारंभ कर देता है। अब देखो क्या हुआ, परंतु
तुर्क राज्य की को भारत में वास्तविक रूप से स्थापित करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है, तो इल्तुतमिश को प्राप्त होता है। किसको प्राप्त होता है बच्चों, इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश था कौन, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। कौन था, इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। और हमने देखा भी था कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो कब से कब तक शासन करता है, तो 1206 ईस्वी से लेकर के 1210 ईस्वी तक शासन करता है। और 1206 ईस्वी में ये किस वंश की स्थापना करता है दिल्ली के ऊपर, तो गुलाम वंश की स्थापना करता है। किसका स्थापना करता है बच्चों, गुलाम वंश की स्थापना करता है। और गुलाम वंश क्यों बोला गया, क्योंकि ये गुलाम था। किसका गुलाम था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, तो ये 1206 से 1210 तक शासन कर पाता है। क्यों, क्योंकि इसकी मृत्यु हो जाती है। और कैसे मृत्यु हो जाती है, घोड़े से गिर करके इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये निपट जाता है कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब इसका जो दामाद है जिसका क्या नाम था, इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश शासन करना प्रारंभ करता है। और इसने मध्य एशिया से संबंध विच्छेद कर उत्तरी भारत में स्वतंत्र राज्य स्थापित किया और सुल्तान की उपाधि खलीफा से प्राप्त की। यानी कि अब देखो इल्तुतमिश जो था, तो हमने देखा क्या कि जो मोहम्मद गौरी का ये वाला जो क्षेत्र है इसको इसके गुलामों ने अलग अलग भागों में क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। बोला कि ठीक है इस पे शासन करो। तो एक तरीके से सब के सब मिलजुल करके शासन कर रहे थे। लेकिन जब इल्तुतमिश शासक बना तो बोला कि भाई अब तुम अपना देखो, मतलब इसका जो उत्तरी हिस्सा जो था मोहम्मद गौरी का जो क्षेत्र था जिसपे अलग जो गुलाम शासन कर रहे थे उसको बोला, यानी कि मध्य एशिया से अपने आप को अलग कर लिया। बोला कि ठीक है इधर का तुम देखो, इस पे क्या करोगे वो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये जो दिल्ली वाला जो क्षेत्र है और पंजाब और मुल्तान वाला जो क्षेत्र है यहां का मैं स्वतंत्र राज्य स्थापित करूंगा। और मैं एक तरीके से ये क्या करना चाहा कि अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहा। एक तरीके से हम लोग देखें तो इल्तुतमिश जो था वो क्या चाहता था कि हमें बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं, हम अपने तरीके से शासन करेंगे। ठीक है, हमारे हिस्से में जो क्षेत्र मिला है उस हिस्से पे हम क्या करेंगे, अपने तरीके से शासन करेंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो वास्तविक रूप से मतलब बोला जाए तो क्या है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने वाला कौन था, तो इल्तुतमिश था। ठीक है, अब देखो क्या करा है कि उसके उत्तराधिकारियों में रजिया सुल्तान जो उसकी बेटी थी, तो रजिया सुल्तान कौन थी, तो इल्तुतमिश की बेटी थी। और इल्तुतमिश की जब मृत्यु हो जाता है तब उसका अगला जो राजकाज देखने वाला कौन होता है, तो वो है रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान कौन थी, तो इल्तुतमिश की बेटी थी। और अगर बोला जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक की कौन थी, तो वो एक तरीके से बोले तो नतनी हुई। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक की नतनी कौन हुई, रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान शासन कब करना प्रारंभ करती है, तो 1236 ईस्वी से लेकर के 1240 ईस्वी तक शासन करती है। और ऐसा ही इतिहास में कहा जाता है बच्चों कि जो रजिया सुल्तान थी वो बहुत ही अच्छी शासिका थी। मतलब अच्छी कहने का मतलब ये नहीं है, अच्छी कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत अच्छे तरीके से अपने साम्राज्य को मेंटेन कर रही थी। लेकिन जो इल्तुतमिश के मतलब बोला जाए तो जो मतलब क्या बोल सकते हैं, उसके जो मंत्री थे, मतलब उसको जो सलाह देने वाले थे और मौलवी जो थे, काजी जो था, ये सब उसको देखा नहीं गया। उसको ये नहीं देखा गया कि एक लेडीज, एक औरत कैसे मेरे ऊपर शासन कर सकती है, एक औरत हमको कैसे ऑर्डर दे सकती है। आज भी आप देखिएगा तो ज़्यादातर जो होता है अगर बोला जाए तो वो सब क्या मानता है कि नहीं नहीं, लेडीज़ को एक तरीके से देखा जाए तो इन्फीरियर नज़रिए से देखता है, बोलता है कि नहीं नहीं ये हमें मतलब कैसे हमारे ऊपर शासन कर सकती है। ठीक है, तो क्या करें यहाँ पे कि पैट्रियार्की इस जिसको बोल सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है, पितृसत्तात्मक जो समाज है वो क्या है, महिलाओं को ऐसे नहीं शासक के रूप में नहीं देखना पसंद करता था। तो उसने क्या किया, रजिया सुल्तान की हत्या करवा दी। क्या करवा दी, रजिया सुल्तान की हत्या करवा दी। और कब करवा दिया, 1240 ईस्वी में करवा दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करा कि उसके बाद जो आने वाले शासक हुए वो उतने महत्वपूर्ण नहीं हुए। और उसके बाद क्या करा कि किंतु उसका शासनकाल एकमात्र महिला सुल्तान होने के कारण विशिष्ट गौरव रखती है। और किंतु उसका शासनकाल विफलता में समाप्त हुआ और तुर्क राज्य को सुदृढ़ स्थिति प्रदान करने का काम बलबन द्वारा किया गया। इन शासकों को मामलुक भी कहा जाता है। यानी कि जो तुर्क शासक जो गुलाम वंश के अंदर शासक थे, इन सभी को क्या कहा जाता था, मामलुक कहा जाता था। क्या कहा जाता था बच्चों, मामलुक, क्योंकि ये सुल्तान के गुलाम मामलुक थे। और गुलाम को क्या बोला जाता था, तुर्की भाषा में मामलुक बोला जाता था। तो इसलिए इनको क्या बोलेंगे, मामलुक भी बोलते हैं, मामलुक सुल्तान के रूप में कार्यरत थे। और चूंकि इनके सत्ता का केंद्र दिल्ली था, अतः इनके राज्य को दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। तो ये इनका जो सल्तनत है, यानी इनका जो सत्ता का राज था वो कहाँ पे था, दिल्ली के अंदर था। इसलिए इनके साम्राज्य जो है, इनका जो शासन काल है उसको किस नाम से जानते हैं, दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं।
आगे हम लोग देखेंगे कि तुर्क राज्य का विस्तार कैसे होता है और कौन कौन से शासक किस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों के ऊपर अटैक करते हैं, अलग अलग राजाओं के ऊपर आक्रमण करते हैं और उन क्षेत्रों को के ऊपर कैसे कब्जा करते हैं और किस प्रकार यहाँ पे नए शासन व्यवस्था की स्थापना करते हैं, उससे इन क्षेत्रों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और यहाँ के रहने वाले लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।